हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस शुरू करते हैं। हमारा जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन का जो सीरीज है उसमें यूनिट 9 को हम कवर कर रहे थे, तो इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और ई गवर्नेंस तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट जो है हम कंप्लीट करेंगे, इसके 2 या 3 वीडियोज में आएगा ये पार्ट। ठीक है, वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट आपको पता होगा, जैसे सपोज आप सिंपल सा बात समझिए कि 2 जगह से ये निकला हुआ है, ऐसा मानते हैं। इसके शब्द उत्पत्ति जो है वो 2 जगह से मानी जाती है। एक तो मानते हैं कि ये जो हमें मिला है एनसीईआरटी में जो माना जाता है, वो बोलते हैं कि ये फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल यूएसए ने 1995 में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। अगेन रिपीट, एफएनसी फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल यूएसए की है। 1995 में सबसे पहले उसने इंटरनेट शब्द का इस्तेमाल किया था। और इंटरनेट के जनक, दूसरे लोग कुछ ये मानते हैं कि जो इंटरनेट के जनक थे उन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था, जिनका नाम था विंटन ये सेफ। आई अगेन रिपीट, विंटन ये सेफ। ठीक है, तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसके सह डिजाइनर थे, इसके भी को डिजाइनर थे, मतलब और भी कोई होंगे तो उसके साथ ये भी थे एक विंटन ये सेफ। ये इंटरनेट के जनक माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अगर हम ये देखें कि इंटरनेट शुरुआत कहाँ से होती है, तो देखिए कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया मान लीजिए। बट आज आप सोचिए कि अगर आपके फोन से डेटा खत्म हो जाता है, आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे। उस फोन को आप कितनी देर तक चला सकते हैं, ज्यादा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। गॉट इट। ऐसे ही अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप या टैब होता है, तो आप उसको कितनी देर चला सकते हैं विदाउट इंटरनेट, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करूं मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो 1957 में अमेरिका ने, सबसे पहले शुरुआत अमेरिका ही करता है, तो अमेरिका ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसको हम बोलते हैं आरपा नेट। ठीक है, इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया। तो नेट मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, आरपा, NET, आरपा। ए फॉर एडवांस, आर फॉर रिसर्च, पी फॉर प्रोजेक्ट, ए फॉर एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने अपना एक नेटवर्क बनाया था। ठीक है, एक से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, ओके, सबसे पहले 1957 में। फिर उसके बाद 1969 में अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने आर्पानेट और इनके साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाना शुरू किया, जिसको कि उन्होंने इस्तेमाल करना चालू किया। ठीक है, फिर 1972 में कंप्यूटर नेटवर्क ना एक द हेराल्ड ऑफ रिसोर्स शेयरिंग नाम की एक फिल्म आई थी, जो कि इंटरनेट पर आधारित है। अगेन रिपीट, कंप्यूटर नेटवर्क्स द हेराल्ड्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग नाम की एक मूवी आती है 1972 में। 1982 में इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी, ये देखिए टीसीपी आईपी जो है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है 1982 में। और इसको हमने, देखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मतलब, ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कुछ भेजना। ठीक है, कंट्रोल मतलब जो उसको सेंड और रिसीव करने को कंट्रोल करता हो। प्रोटोकॉल मतलब कुछ रूल्स। तो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। आप अगर सोचिए, अगर आप इंटरनेट पर किसी भी चीज को भेजने के लिए कोई रूल नहीं बनाते, तो क्या होता कि मुझे एक फाइल है, मुझे वो भेजनी है रमेश को। पता कैसे चलेगा कि रमेश को ही जाएगी? सुरेश को जा सकती है, राजेश को जा सकती है, कीर्ति को जा सकती है, किसी को भी जा सकती है। ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, तो हमने कुछ रूल्स बनाए, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अब ये प्रोटोकॉल तो बना रहे हैं, बट किस चीज को कंट्रोल करने के लिए? किसी चीज को कंट्रोल करोगे ना आप रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, किस चीज को कंट्रोल करोगे? तो ये कंट्रोल करेंगे ट्रांसमिशन को, इंटरनेट पे इधर उधर जाने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है 1986 में। तो ये मैंने आपको बता दिया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, और आईपी क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क, जो हमारा एयरनेट है, उसके लॉन्च के साथ हुई थी। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है उसने की थी। 1989 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली, इन्होंने WWW के आविष्कारक हैं, इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। और स्तर्ण के बारे में इसके पहले मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। 1989 में ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी एक कॉमर्शियल इंटरनेट शुरू हुआ था। ठीक है, चीजों के आदान प्रदान करने के लिए। 1990 में टिम बर्नर्स ली, जो आपके www डॉट के जो आविष्कारक हैं, उन्होंने ही क्या किया था, HTML का भी आविष्कार किया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए। देखिए इनसे होता क्या है वो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए जानना जरूरी नहीं है, मेंस के लिए भी जानना जरूरी नहीं है उतना ज्यादा।
आपको मेन बस इतना पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है और जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, 1990 में आरपा नेट को विक्टर अलग अलग कर दिया गया। 1993 में HTML का लोगो का अनावरण हुआ, लोगो बन गया। 1993 में ही मार्क एंडरसन द्वारा पहला वेब ब्राउजर, कौन सा था पहला वेब ब्राउजर? मोजेक, ठीक है। मोजेक वेब ब्राउजर का जो है लॉन्च किया गया। ओके, उसके बाद 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, मतलब कि आपका W3C, ठीक है, ये टिम बर्नर्स ली ने स्थापित किया, ठीक है। आई अगेन रिपीट, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कब? 1994 में। बट इस जो आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली, इन्होंने ही HTML का भी आविष्कार किया, और वो कब किया था? इससे ठीक 4 साल पहले, 1990, ठीक। 15 अगस्त 1995 को भारत में सार्वजनिक इंटरनेट सेवा के को राज्य के स्वामित्व वाली जो आपकी VSNL, आज के टाइम पे आप BSNL को तो जानते होंगे, जो कि है भारत संचार निगम लिमिटेड, बट इसी के साथ साथ एक VSNL भी होती थी, विश्व संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। इसने लॉन्च किया 15 अगस्त 1995 को। 2004 में भारत में इंटरनेट सेवा, ठीक। उसके बाद 2004 में वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, जिसको हम ये बोलते हैं WHAT, ठीक है। आई अगेन रिपीट, वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप HTML और संबंधित तकनीकों को विकसित करने में रुचि रखने के लिए एक एक कम्युनिटी बनाई गई, ठीक है, 2004। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क आपको पता है, नेटवर्क मतलब जब हम एक कंप्यूटर को एक से ज्यादा कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं अपने इंफॉर्मेशन देने के लिए, कोई भी फाइल शेयर करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे लैन नेटवर्क होता है, वैन नेटवर्क होता है, मैन नेटवर्क होता है, डब्ल्यू लैन होता है, एच हैन होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, स्कैन होता है। तो जैसे हम कुछ नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे, और एक होता है क्लाइंट आधारित नेटवर्क। एक तो ये होते हैं बहुत सारे कंप्यूटर से मिलकर बनता है जो, और एक होता है क्लाइंट या सर्वर बेस्ड नेटवर्क, ठीक है। ओके, तो हम आगे बात करते हैं क्या है। सबसे पहले आता है आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना, और ये कंप्यूटर सिर्फ इसी को डेटा देगा और ये कंप्यूटर सिर्फ इसको डेटा देगा, ये होता है पीयर टू पीयर, ठीक है। एकदम है, इस पीयर से इस पीयर को कनेक्ट कर दिया, तो ये पीयर टू पीयर हो गया, ठीक है। ओके, सर्वर बेस्ड नेटवर्क क्या होता है? जैसे कि आपका बैंक का सर्वर होता है, SBI बैंक है, तो SBI का जो भी डेटा होगा वो किसी एक मेन सर्वर में डाला गया होगा, ठीक है। सर्वर मतलब आप ऐसे समझिए, एक रूम में बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस लगाए रहते हैं। सर्वर में कुछ नहीं होता, कोई जादू नहीं होता, सर्वर में बस बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क लगी होती है, ठीक है। और हार्ड डिस्क के और ज्यादा जो बड़ी बड़ी डिवाइसेस आती हैं, सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए होता है, ठीक। तो वहां पर पूरी एक ही जगह सारा डेटा स्टोर होगा SBI का, ठीक है। मतलब एक जगह, मतलब एक सर्वर रूम में होगा, बहुत सारी जगह, बट एक जगह एक सर्वर रूम में होगा, ठीक है। उसी से बैंक के पूरे देश के जितने भी हमारे SBI की ब्रांचेस होंगे, उनमें जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, सारे उसी सर्वर से कनेक्ट होंगे, ठीक है ना। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट या सर्वर नेटवर्क। इसमें डेटा स्टोर करते हैं, तो एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर बना देते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। लैन नेटवर्क क्या होता है? बहुत ही छोटे से एरिया, लगभग 1 किलोमीटर में, जो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उस नेटवर्क को, इतना छोटा नेटवर्क होता है, उसको हम बोलते हैं लैन नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क को आपको हिंदी में पूछा जा सकता है क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अंतरजाल, नेटवर्कों का नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति या सरकार का कोई भी मालिकाना हक नहीं होता, वह स्वतंत्र होता है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये एक एक सेंटेंस जो है ना, ये क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। इंटरनेट के कारण 21वीं सदी को आज हम क्या बोलते हैं? सूचना क्रांति का युग कहा जाता है। और हमारे देश में 5.1 बिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर है, 4.2 बिलियन एक्टिव सोशल मीडिया यूजर 2021 में, और देयर मतलब यहाँ पर देयर आर 198.4 मिलियन एक्टिव वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी हमारे वेब पोर्टल्स पे, ठीक है। तो वेब पर हमारे कितनी वेबसाइट्स होंगी? ऑन एन एवरेज इतनी वेबसाइट्स होंगी, ठीक है। तो ये 2021 का डेटा है, उसके बाद से अभी तक नहीं आया, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसे अभी हमने लैन के बारे में बात की, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही होता है मैन, जो कि लैन होता है 1 किलोमीटर तक के एरिया में।
मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब लगभग आपके एक शहर का, बड़े से शहर का जो 100 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो उसमें अगर हमें कंप्यूटर को जोड़ना है तो उसके लिए तो एक शहर का। वैन वाइड एरिया नेटवर्क ये बहुत बड़े लेवल पर होता है, जैसे हमें पूरे देश में, पूरे महाद्वीप पे ही जितने भी कंप्यूटर हैं उन सबको जोड़ना है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, जो बैंक का जो नेटवर्क होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होता है। डब्ल्यू लैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे आपने वाईफाई कहीं पर लगा हुआ है या कोई वायरलेस डिवाइस लगी हुई है और उससे आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता है, आपका मोबाइल कनेक्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। उसके बाद आता है हैन, होम एरिया नेटवर्क। एक घर में जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, सपोज वो एक किसी भी वाईफाई डिवाइस से या ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड है, तो उसको हम बोल देते हैं होम एरिया नेटवर्क। ठीक है। अच्छा, अब इंटरनेट बेसिकली बनाया क्यों गया वो मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी एक चीज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए। ठीक है, यही है ना मेन मोटिव। अच्छा, अब भेजेंगे कैसे? राजेश की चीज है, सुरेश को भेजना चाह रहा है वो, तो राजेश जो भेजना चाह रहा है वो सुरेश को ही पहुंचे, वो रमेश को ना जाए, राकेश को ना जाए, किसी अदर व्यक्ति को ना जाए। ठीक है। तो इसके लिए हमने कुछ प्रोटोकॉल बनाए जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो वही प्रोटोकॉल कि कैसे हमें डेटा सही तरीके से सही हाथों में पहुंचाना है, वो कैसे होगा। ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं नियमों का समूह, सेट ऑफ रूल्स, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ठीक। चलिए, तो कितने प्रोटोकॉल हैं? बहुत सारे। अगर हम देखें एप्लीकेशन लेयर के बेसिस पे, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैं बार बार बोलूँ। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर बेसिस पर एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, टेलनेट, एफ टी पी, एस एम टी पी, पीओपी, ठीक है, गॉफर, डीएनएस, ये सारे के सारे होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी, यूडीपी, डीसीसीपी, एससीटीपी, आरएसवीपी। इंटरनेट लेयर में आईपी, आईपीवी4, आईपीवी6, ईसीएन, आईजीएमपी। और लिंक लेयर में एआरपी, ट्रिपल पी, एमएसी, ईथरनेट और वाईफाई। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी वेबसाइट के बारे में बात करते हैं, जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर कुछ भेजना चाह रहे हैं, तब हम जितने भी प्रोटोकॉल का यूज करेंगे वो सारे एप्लीकेशन पेयर होंगे, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स होंगे। जैसे आपके किसी भी वेबसाइट पर अगर कुछ भेजना है तो आप क्या करोगे? एच टी टी पी होता है हर वेबसाइट के आगे, एच टी टी पी होता है। या अगर वो बहुत सिक्योर वाली वेबसाइट है तो एच टी टी पी एस लगा होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है। ऐसे ही टेलनेट का यूज करते हैं, एफटीपी अगर हमें कुछ ट्रांसफर करना है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, कहीं पर भी इस फेसबुक पर आप कुछ भेजते हैं तो एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, जब आप जीमेल वीमेल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वहां पर हम ये एसएमटीपी, आउटलुक का इस्तेमाल करते हैं मेल भेजने में। वहां पर ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी का इस्तेमाल होता है। गॉफर का इस्तेमाल होता है अगर आपको कॉन्फिडेंशियल बेसिस पे कुछ भेजना हो। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, इसके थ्रू कन्वर्ट होता है। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल फुल फॉर्म भी अगर आपको पता है ना तो बहुत है, पर यही इसी लाइन के फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके। इसके बाद हम आते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर में कि कोई भी फाइल ट्रांसफर करना है किसी भी टाइप से, ठीक है, आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आप जो भी लेयर का इस्तेमाल करोगे ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। देखिए, जो बेसिकली जो एक आपका पूरा का पूरा नेटवर्क है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल्स पे काम करता है। तो ये ओएसआई मॉडल होता है एक मॉडल, उसमें अलग अलग टाइप की लेयर्स होती हैं। ठीक है। तो उन्हीं की एक लेयर एप्लीकेशन लेयर हो गई, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, इंटरनेट लेयर हो गई, लिंक लेयर हो गई, ऐसे अलग अलग लेयर है। ठीक है। तो ये आपको बस इनके पता होना चाहिए कि किस चीज के बारे में बात कर रहा है, बस दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में आगे अभी बात करने वाले हैं। ठीक। चलिए, तो ये प्रोटोकॉल्स हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, टीसीपी के बारे में यहीं पर बताया गया है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल किसी भी संदेश को पैकेटों में, देखो बहुत आपने कोई बहुत बड़ी चीज भेजना है, कुछ भी भेजना है, तो जो डेटा होता है ना वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर उसके बाद एक सीरीज बनती है और फिर उसके बाद डेटा वो ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया, तो प्रॉपर एक आपको एड्रेस की जरूरत पड़ती है, वो एड्रेस होता है आपका आईपी। ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जैसे आपके सिस्टम का एक एड्रेस होता है, आपके फोन का एक एड्रेस होता है, ऐसे एड्रेस होता है सबका। ठीक है। और आईपी जो होते हैं ना, कुछ होते हैं आईपी चेंज हो जाते हैं, कुछ आईपी चेंजेस नहीं होते हैं, तो वो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली इंटरनेट से जुड़ी कोई भी डिवाइस होगी उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जो कि इस टाइप से होता है।
आपके लैपटॉप का, आपके कंप्यूटर का, आपके डेस्कटॉप का, आपके मोबाइल का एक आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, ऐसे लिखा होता है। बट ये नंबर्स तो आपको दिखाने के लिए होते हैं, असली में उनका नंबर ये होता है, क्योंकि कंप्यूटर तो ये बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो इंटरनेट पे जो भी चीज होगी वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाएगी कि भैया ये बोल रहा है। ठीक है, 1 0 ही समझता ना। ओके। अब इंटरनेट से ना दो कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस ही कभी भी सेम नहीं हो पाता, कभी भी सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। IPv4 सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, 1970 में ये बना था। IPv4 IPv6 दो टाइप के होते हैं, अभी हम बात करेंगे उनके बारे में। इसमें 32 बिट फॉर्मेट में आईपी एड्रेस का बंटवारा होता है। हम हर एक चीज को डॉट लगा के अलग अलग रखते हैं। तो ये देखो, ये देखिए, ये डॉट लगा लगा के हमने अलग अलग रखा हुआ। ठीक है, ये डॉट से हम इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है कि 32 बिट फॉर्मेट, अगर आप इसको काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, ऐसे 8। तो 8 8 8 8, 8 चौके 32। ठीक है, तो ये 32 बिट होता है। ये क्या बोला मैंने? बिट बोला। ठीक है। अच्छा, 1 बिट कितने का होता है? 1 बिट कितने का होता है? 1 बिट, 1 बिट होता है, कितने का होता है? देखिए ध्यान से सुनिएगा। जो एक ये है ना, ये 8 का, ये 1 बाइट है। ठीक है, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। तो इस टाइप से IPv4 है ना, तो इसमें 4 बाइट होते हैं। तो टोटल बिट कितने हो गए? 8 × 4 मतलब 32 बिट होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इनको डॉट से सेपरेट करते हैं, मैंने आपको बता दिया। और प्रत्येक 3 संख्या समूह में, मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे 0 से 255 के बीच आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर 255 आ सकता है, यहाँ पर 255 आ सकता है, यहाँ पर 255, यहाँ पर 255। मतलब जब कंप्लीट जब भर जाएगा ना, तो कैसे हो जाएगा? 255.255.255.255 ऐसा। बट आपको उतना समझने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना, हल्का फुल्का याद रखना। ठीक है। उसके बाद आता है IPv6। तो IPv4 कब बना था हमारा, और IPv6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1970 में IPv4 बना, IPv6 बना हमारा 1998 में। ये थोड़ा एड्रेस बड़ा होता है। ये 128 बिट फॉर्मेट का होता है, इसमें 16 बाइट होती है, जस्ट डबल होता है। ठीक है, और उसमें हम डॉट से सेपरेट करते थे, इसमें हम कॉलन से सेपरेट करते हैं। गॉट इट, याद रखिएगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस बेसिकली होते कितने टाइप के हैं? तो देखिए, पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस मतलब एक ऐसा आईपी एड्रेस जिससे कोई भी कनेक्ट हो सकता है। और एक आईपी एड्रेस होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो कि सिर्फ एक ही डिवाइस का होता है। ठीक है, और इंटरनेट से कनेक्ट होने वाली जो भी डिवाइस है उसको एक आईपी एड्रेस जो दिया जाता है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। वेरी गुड। अगर हम बात करें स्टैटिक, तो स्टैटिक आईपी एड्रेस जो कभी चेंज नहीं होता। डायनेमिक आईपी एड्रेस हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है। ओके, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैंने आपको बता दिया था। किसी भी फाइल को आपको डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, किसी को सेंड करना है, किसी ने आपको भेजी उसको डाउनलोड करना है, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। और उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। अब किस चीज में लागू हो रहे हैं? ये फाइल के ट्रांसफर होने में, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। डाउनलोड अपलोड में यही सब चलते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया SMTP के बारे में। जब भी आप किसी को मेल भेजते हैं या मेल आप रिसीव करते हैं, तो एक प्रोटोकॉल, वहां पर भी एक रूल का इस्तेमाल होता है, सेट ऑफ रूल्स का। तो वो कौन करता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज SMTP। ठीक है, तो आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि ये प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या है और ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल क्यों किया जाता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, वेब सर्वर पर जब भी कुछ आपको डालना है और जब भी कुछ वहां से लेना है, तो इसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, किसी वेबसाइट पर कुछ करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो HTTP से कंट्रोल होते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गॉट इट। इस प्रोटोकॉल के आधार पर वेब ब्राउजर में पता लगाता है डेटा के साथ क्या व्यवहार करना है, कहाँ भेजना है, कहाँ से सर्च करके इनको दिखाना है। ठीक है, उसके बाद आता है असंरचनात्मक पूरक सेवा डेटा, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, USSD। ये क्या होता है? बेसिकली ये आपका एक प्रोटोकॉल है। आपने देखा होगा कि जब भी आपके पास जो पुराने फोन थे उस पर आप क्या करते थे, या आपको किसी का बैलेंस चेक करना है, आइडिया एयरटेल का, तो आप क्या करते हैं? *123# ओके करते हैं। ठीक है,
तो ये जो कोड है, ये कौन सा कोड है? यूएसएसडी कोड है। यूएसएसडी मतलब अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा कोड, ठीक है। तो ये स्टार से शुरू होगा, हैश पर खत्म होगा, और ऐसे 182 कैरेक्टर्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी जीएसएम सेल्युलर टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनसे संपर्क करने के लिए आप जनरली इस कोड का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट एड्रेस, देखिए आपने बहुत बार सुना होगा यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म मतलब अद्वितीय, इसके जैसा दूसरा नहीं। रिसोर्स मतलब जो आप ढूंढ रहे हैं ना, उसका रिसोर्स, उसके संसाधन, उसकी चीज वो कहाँ पर है। लोकेटर मतलब लोकेशन, ठीक है। तो आप जिस यूनिफाइड एड्रेस को ढूंढ रहे हैं, जिस रिसोर्स को ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ लोकेट है। दैट इज कॉल्ड यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो हर एक वेब पेज का, इंटरनेट पर जितने भी जो भी जानकारी है, वो बेसिकली एक वेब पेज पे है, और उस वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, जो कि दूसरे एड्रेस मतलब जो जिसके जैसा दूसरा नहीं होता, उसका कॉपी पेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो इस पते को हम यूआरएल बोलते हैं, कि टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में हमको बताया था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, ये है HTTP, फिर ये कॉलन, फिर डबल स्लैश www.youtube.com/punit mudgal/playlist, ठीक है। तो अब देखिए, जो HTTP है, दैट इज प्रोटोकॉल, मैंने आपको पहले ही बताया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये एस है तो सिक्योर है। फिर उसके बाद ये जो लगाए गए हैं, जो आपको स्लैश दिख रहे हैं या फिर जो डॉट दिख रही है, कॉलन, वो है सेपरेटर। फिर उसके बाद जो www है, ये सब डोमेन हो गया। मेन डोमेन कहाँ पर चीज है, वो है यूट्यूब पर है, तो वो डोमेन नेम हो गया यूट्यूब, ठीक है। डोमेन नेम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, आपके स्कूल का नाम हो सकता है, जो भी है, ठीक है। डॉट कॉम उसका एक्सटेंशन होता है, जिसको हम टॉप लेवल डोमेन भी बोलते हैं और एक्सटेंशन भी बोलते हैं। डॉट कॉम मतलब होता है कॉमर्शियल, मतलब इस पर ये जो भी बनाया गया है यूट्यूब, ये कॉमर्शियल यूज के लिए बनाया गया है, मतलब ये व्यापार करने के लिए बनाया है। फिर पुनीत मुदगल की डायरेक्टरी है, ठीक है। डायरेक्टरी मतलब होता है फोल्डर, कि यूट्यूब पर आप जाओगे तो ये पुनीत मुदगल नाम का एक फोल्डर ऐसे बना दिए गए, ठीक है। तो डायरेक्टरी है। फिर उसके बाद ये प्लेलिस्ट है, जो असली रिसोर्स जो आप ढूंढ रहे थे, प्लेलिस्ट मेरी, वो यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे हम कल बात करेंगे। और यहाँ तक मैंने इंटरनेट के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखिएगा, उसके बाद ही हम कल आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। और इसमें 3 आपको पार्ट मिलेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, थैंक यू वेरी